हमारे ड्राइवर भाई कर रहे हैं वो उनकी जायज़ है मांगे, वो उनका लड़ना जायज़ है कि जो ड्राइवर है वो मज़दूर है, वो 300 रुपये 400 रुपये के पर डे के हिसाब से वो मजदूरी करता है और उसी के अकॉर्डिंग उसके पूरा परिवार चलता है। अगर उससे ये बात कर दिया जाए कि तुमसे एक्सीडेंट के दौरान कोई मर गया, तुम्हें इतना भरना पड़ा, तो बेचारा कहाँ से देगा? अगर वो उसके पास पैसे ही होता तो वो बिजनेस ना करता, वो अच्छी अच्छी जगहों पे ना जाता, वो मजदूरी क्यों करता? तो एक मजदूर के साथ पूरी तरह से ये अत्याचार है सरकार की, लोकतंत्र की हत्या है और ये हत्या नहीं होनी चाहिए। हमारा पूरा संगठन इसके साथ खड़ा है, मजदूरों के साथ सहयोग में खड़ा है। पुरानी पेंशन बहाल हो, अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं करते हैं तो सांसद विधायक एक बार में बन जाते हैं, 1.5-2 लाख रुपए सांसद अपना वो पेंशन लेते हैं, उनका पेंशन रद्द हो। लोकसभा में मोदी सरकार ने स्वीकार किया कि 11 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों के राइट ऑफ किए गए। तो दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आर.के. निषाद और बता दें कि इस वक्त हम प्रयागराज में मौजूद है। दोस्तों बता दें कि इन दिनों उत्तर प्रदेश में 2 आस्था के उत्सव चल रहे हैं, जिसमें कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि इन दिनों उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में भगवान श्री राम की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का जहां पर उत्सव चल रहा है, वहीं पर अगर दूसरी तरफ देखा जाए धर्म आस्था अध्यात्म की नगरी जनपद प्रयागराज में इन दिनों माघ मेला 2024 संचालित हो रहा है। ऐसे में बता दें कि देश दुनिया के तमाम कल्पवासी और दूर दराज से यहाँ पर संत महात्माओं की उपस्थिति हो रही है। ऐसे में दोस्तों बता दें कि भारतीय किसान यूनियन भी भला कहाँ पीछे रहता। भारतीय किसान यूनियन का यहाँ पर मंच लगा हुआ है, जिसमें कि ग्रामीणांचल क्षेत्र के आए हुए तमाम छोटे से बड़े किसान और साथ ही भारतीय किसान यूनियन के तमाम छोटे से बड़े पदाधिकारीगण मौजूद है। तो इस वक्त हमारे साथ 2 भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं। दरअसल इन दिनों आप लोग देख पा रहे होंगे कि जहां पर राम मंदिर अयोध्या को लेकर जो है सियासी जंग चल रही है, वहीं पर तमाम मुद्दों को लेकर सियासी जंग इन दिनों काफ़ी तेज़ी से चल रही है। दोस्तों बता दें कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे तमाम जो सियासी दल हैं उन्होंने अपनी जोर आजमाइश शुरू कर दी है किसी न किसी बहाने को लेकर। ऐसे में जानने का प्रयास करते हैं कि लोग बाग क्या सोचते हैं और भारतीय किसान यूनियन क्या सोचता है, क्योंकि 700 से 800 के लमसम इन्होंने अपने किसान भाइयों को खोया है। एक ऐसा दौर था। तो ऐसे में आइए जानते हैं। सर क्या शुभ नाम हुआ आपका? प्रताप बली सिंह एडवोकेट जी, राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय किसान यूनियन भानु जी। ऐसे में आप लोगों का जो यूनियन है वो भी सक्रियता दिखा रहा है जो है इन दिनों प्रयागराज में, तो क्या कोई टारगेट प्लान था या फिर ऐसे ही? नहीं, ये 13, 14, 15 जी ये हमारी राष्ट्रीय पंचायत थी। अच्छा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद सिंह के नेतृत्व में पूर्व से आयोजित थी। हाँ। और ये चिंतन शिविर था। हाँ। निश्चित रूप से इसमें जो चिंतन किया गया है उसमें ये हमारी पहली मांग थी। हाँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी आज घोषित किया है कि किसान आयोग का गठन हो। दूसरी मांग थी कि अडानी अंबानी उद्योगपतियों की जिस तरह से कर्जे माफ किए गए, किसानों के मजदूरों के सभी कर्जे माफ हों, क्योंकि अडानी जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें अडानी अंबानी सहित तमाम उद्योगपतियों के जो उनकी आय दिन दुगना रात चौगुना बढ़ती जा रही है। हाँ। किसानों की जब मैं स्वयं किसान भी हूँ, अधिवक्ता भी हूँ, किसान भी हूँ, मैं खेती भी करता हूँ। किसानों की खेती में इतनी लागत बढ़ गई है। लागत का मतलब डीजल का खर्चा, क्या नाम है, DAP यूरिया पोटास का खर्चा, मजदूरी का खर्चा, ऐसे में किसान की लागत नहीं आ रही है। अब वो लगातार कर्जदार होता जा रहा है। किसानों की खेती आप जान लीजिए कि अगर आप गेहूं से धान बोना चाहते हैं तो गेहूं से धान की खेती नहीं कर सकते, मतलब खरीफ से रबी की फसल नहीं कर सकते। या तो आपका लड़का कमा कर दे रहा है या आप स्वयं कमा कर ला रहे हैं, और या फिर किसी से भी कर्जा ले रहे हैं। अगर किसी से आपने कर्जा लिया तो निश्चित रूप से अगर 20-25 बीघा खेती है तो हर साल 1 बीघा खेती बिक जाएगी। अगर इसलिए जो खेती हो रही है वो बच्चों के सहारे हो रही है या मजदूरी के सहारे हो रही है, रोजगार के सहारे हो रही है। चूँकि खेती घाटे का सौदा है, निश्चित रूप से किसान टूट चुका है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मांग किया, भारतीय किसान भानु ने मांग किया है कि जिस तरह से आपने उद्योगपतियों को के कर्जे माफ किए हैं, हमारे कर्जे माफ हो। अब हमारे कर्जे माफ करने का ये भी एक कारण है। हाँ। क्योंकि किसान आयोग के गठन का भी एक कारण है। किसान आयोग का गठन होगा तो किसान अपनी उपज का मूल्य स्वयं तय करेगा। मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ। जैसे गेहूं का मूल्य हम नहीं तय कर सकते, लेकिन गेहूं से बनने वाला पार्ले बिस्कुट का मूल्य या और बिस्कुट का मूल्य या ब्रेड का मूल्य
या आलू का मूल हम नहीं तय कर सकते, लेकिन चिप्स का मूल तो उद्योगपति तय करेंगे। वही जब मैं चिप्स खरीदता हूँ तो 500 रुपया खरीदता हूँ, लेकिन हम कहें अगर 15 रुपये हमारा आलू बिक जाएगा तो हम नहीं बेच सकते हैं। इसलिए हम लगातार घाटे में जा रहे हैं। एक उदाहरण मैं भी बता दूँ, चूँकि किसान हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। इस समय अभी तक उत्तर प्रदेश में गन्ने का मूल्य निर्धारित नहीं किया गया। न तो मजदूर की मजदूरी बढ़ाई गई, न जो है मिलों का कोई खर्चा बढ़ा, लेकिन चीनी आपको 43 रुपये में बिक रही है। इसका क्या कारण है? इसलिए किसान आयोग जरूरी है कि हम अपनी उपज का मूल्य हम स्वयं तय कर सकें। चूँकि हम लगातार घाटे में हैं, ये व्यवस्था ऐसी है कि किसान घाटे से उबर ही नहीं सकता, इसलिए कर्जा माफ़ करना ही एक विकल्प है। इसलिए किसानों के सारे कर्जे माफ़ होने चाहिए, बिजली बिल माफ़ होना चाहिए। इसके पूर्व की जो सरकार थी, जो उसने सिंचाई में काम किया था, सरकारी ट्यूबवेल का बिल माफ किया था। नाम लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके ऊपर एक काला धब्बा लगा हुआ है। अगर मैं कह दूंगा तो वो कहेंगे कि सफाई है। लेकिन एक मुख्यमंत्री थे जिन्होंने ट्यूबवेल का बिल माफ किया था और पूरे प्रदेश की नहरों की सिंचाई माफ की थी। लेकिन इन्होंने निजी ट्यूबवेल के बिल को माफ करने की बात कहा तो था। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आंदोलन भी हुआ और इन्होंने आश्वासन भी दिया। इसके बाद भी मैं आपसे अवसर बता देता हूं कि मैं भी जो है 5 हाथ पावर का कनेक्शन होल्डर हूं। अभी बात हो रही थी कि माफ जब पे ऐसा कुछ नहीं है, माफ नहीं किया गया, क्योंकि मैंने अभी पिछले महीने बिल अदा किया है। 22 तारीख को मैं फिर अदा करूंगा। तो कुल मिला के हम इस बात पर जो है आते हैं कि कहीं ना कहीं किसानों को सरकार अनदेखा कर रही है। बिल्कुल अनदेखा। और अभी तक जैसे आपने बताया कि बड़े बड़े जो उद्योगपति है, जो पूंजीपति है, उनका कर्जा माफ करने का काम कर रही है सरकार, ना कि जमीन स्तर पर, यानी जमीन पर 24 घंटा मेहनत करने वाले किसान। लोकसभा में मोदी सरकार ने स्वीकार किया कि 11 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों के राइट ऑफ किए गए। हम लोग वकालत करते हैं, कचहरी में बैठते हैं, हम देख रहे हैं कि 1 लाख रुपए का कर्जदार किसान ये अमीन पकड़ कर ले आता है भूमि विकास बैंक का, या जो है क्या नाम है कचहरी का, और या तो वो पैसा दे तो पैसा कहाँ से, मतलब उसका 10-20 15 1 बीघा का खेत बिकता है तब वो छूटता है, और या फिर जेल भेज दिया जाता है। तो राय हमने मांग भी किया, हम लगातार ज्ञापन भी देते हैं कि अगर आप राइट ऑफ आप माफ़ नहीं कर रहे हो तो कम से कम राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ करने जो हमारे पास होगा तो हम देंगे, नहीं होगा तो हम नहीं देंगे, उसमें बैंक कुछ कर नहीं सकता। उद्योगपतियों को 11 लाख करोड़ रुपया इन्होंने माफ़ किया, राइट ऑफ किया और माफ़ी समझ लीजिए, और उसके बाद में सीधा पैसा उद्योगपतियों को फिर दे दिया। अब सरकारी पैसे से वो माला माल हो रहे हैं और हम सरकारी पैसा लेकर बेहाल हो रहे हैं। इसलिए भी कर्ज माफी आवश्यक है कि वर्तमान व्यवस्था में किसानों का शोषण कदम कदम पर हो रहा है। इसलिए जो क्या लगता है कि जो आने वाला लोकसभा चुनाव 2024 है, इसमें क्या कुछ करने वाले हैं इंटेलेक्चुअल क्लास को? जो देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ और बता देता हूँ। अभी तो जो उन्होंने समस्या पैदा की, पूरे प्रदेश में जगह जगह कोचिंग सेंटर हैं, IIT करने के लिए, UPSC करने के लिए, प्रदेश PCS सुनिए प्रदेश PCS करने के लिए हर बच्चे की इच्छा है कि हमारा बच्चा पढ़ करके सरकारी नौकर बने। आज सरकार की स्थिति यह है कि IAS PCS को छोड़ करके जो मध्य वर्ग की नौकरी थी उसको सरकार खत्म करती जा रही है पूरी तरह से। उनका मतलब ये है कि अगर हम एक बाबू भर्ती करेंगे तो 40,000 रुपया देना पड़ेगा और 40,000 में हम 4 कर्मचारी 4 हेल्पर्स, मतलब ये पूरे देश को हेल्पर के भरोसे चला। इनको इसकी चिंता नहीं है। बहन है एक हमारे साथ, बात ज्यादा लंबी हो जाएगी, थोड़ा सा इनसे बातचीत करते हैं। आपकी बातें मैं समझ रहा हूँ कि एक तरफ जहाँ पर ओल्ड पेंशनर्स परेशान है, किसान अलग परेशान है, इस तरह करके तमाम जो अलग अलग विभाग के अधिकारी कर्मचारी वो परेशान है। क्या शुभ नाम हुआ बहन जी? जी, मैं पूजा मिश्रा हूँ जी, और अभी तक मैं जिला अध्यक्ष थी प्रयागराज से जी। कल मुझे दायित्व मिला है प्रदेश प्रभारी का महिला मोर्चा से। कांग्रेचुलेशन जी, थैंक यू। क्या लगता है कि जिस तरह से आप लोग आए दिन निरंतर जो ग्रामीणांचल क्षेत्र के जो किसान हैं, जो आज भी अपने उचित लाभ से लाभान्वित नहीं हुए, उनको वंचित रखा गया है, उन लोगों की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि अभी तक सरकार इस बात पर चिंतन मनन की नहीं है, जो की है तो वो संतोषजनक नहीं रहा, आगे चल के क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? देखिए, अभी तक जो सरकारें चिंतन मनन की हैं वो ऐसा है जैसे एक भिखारी आता है कटोरा लेके और हम उसको 10-5 रुपए दे देते हैं जी। तो क्या 10-5 रुपए देने से उसका भिखारी का काम खत्म हो जाएगा? वो दूसरे के पास जाएगा 10-5 लेने, फिर दूसरे के पास जाएगा, मतलब वो दिन रात यही करता रहेगा।
और उसका सोल्यूशन ये है कि उस भिखारी से उसकी समस्या पूछी जाए कि आपको प्रॉब्लम क्या है बेटा, ये क्यों मांग रहे हो, और अगर वो सोल्यूशन बताए तो उसके अकॉर्डिंग उसको जॉब दिलाई जाए, उसके अकॉर्डिंग उसकी समस्या को हल कराया जाए, तो मुझे लगता है भिखारी खत्म हो जाए। और जब भिखारी खत्म हो जाएगा तो समस्या ही खत्म हो जाएगी। तो यहाँ अर्थ ये है कि अगर हमारा किसान आयोग का गठन हुआ होता, किसान आयोग की बात मानी गई होती, स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट थी पूर्व में 2004 में दी गई थी, अगर उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग काम किया गया होता तो आज हमें मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऑलरेडी हमारे पास जैसे अभी बता रहे थे भैया कि यूरिया बढ़ गई, डीएपी बढ़ गई। अगर यूरिया डीएपी बढ़ रही थी तो हमारी गेहूं भी बढ़ते, हमारी धान भी बढ़ती। अब यूरिया डीएपी बढ़ रही है, खादें आसमान छू रही हैं, लेकिन धान 2000 में थी तो 2070 साल से है। देश की आज़ादी के 70 साल से जो रेट 70 साल से गेहूं का था वही है। सोना बढ़ गया 70,000 रुपये तोला, चांदी बढ़ गई 70,000 रुपये 80,000 रुपये किलो। हर एक चीज़ बढ़ गया देश का। ऐसा कोई चीज़ नहीं जो अभी हमें कुछ थोड़ी देर के लिए कह दूँ। मैं सीमेंट, छोटी सी बात कर रही हूँ, सीमेंट जो 200 रुपये बोरी थी वो 400 रुपये बोरी है। बिल्कुल। 3 साल 4 साल के अंदर कुछ तो टैक्स इतने बढ़ गया कि कोरोना पीरियड में लोग कहते हैं क्या करें, कोरोना पीरियड से टैक्स बढ़ गया, सैनिटाइजर फलाना ढिकाना करके हर जगह टैक्स बढ़ गया, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे जहाँ हो, दुनिया भर का टैक्स बढ़ गया। लेकिन किसान का टैक्स कौन भरेगा भाई? इतनी बड़ी महामारी को ध्यान में, महामारी से लड़ते हुए किसान संघर्ष किया, हर साल क्या खेती कर रहा है, हर साल अगर किसान खेती ना करे तो पता नहीं कितने लोग मर जाए। बिल्कुल। हम मुख्य हैं, मुख्य धारा से हमको जोड़ने का बजाय लोग हमको पिछड़ा दलित में भेज दिए हैं। किसान हर पिछड़ा दलित रहे, कोई भी किसान किसी भी जात का है, आज भी सरकारें किसान के हित में बात नहीं करती हैं। उसका कारण सबसे बड़ा है, उसका कारण ये है कि जो भी सरकार बनती हैं वो व्यापारियों को देख कर चलती हैं, पूंजीपतियों को देख कर चलती हैं। और हमें क्या समझते हैं? हमको भिखारी समझते हैं। सोचते हैं कि भीख मांगने आए हैं, कटोरा में 10 पान डाल देंगे, खुश हो जाएगा। और लगभग हमने यहाँ तक यही किया है। हम भी अपनी गलती मानते हैं। आज तक हमारे पूर्वजों ने, हमारे लोगों ने या हमने यही किया है कि हम 10 रुपये पा गए बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन अब नहीं, अब युवा जाग चुका है। और मैं समस्त युवा साथियों से निवेदन करूंगी, चाहे वो बहन हो चाहे मेरा भाई हो, कि आप उस चीज़ को समझो। जिस अनाज को आप खाते हो, जिससे आपके दिन की शुरुआत होती है, वो कैसे उगता है, किसने मेहनत से उगता है और उसका मूल्य रेट है क्यों हम नहीं करते हैं, इसके बारे में ज़रूर सोचिए। और ये लड़ाई लड़िए, हर घर की लड़ाई है। अच्छा, वहीं पर एक बात जो है हम आपसे करना चाहेंगे, जैसा कि एक बार किसानों के लिए सरकार ने कानून बनाया था जिसको आप लोगों ने काला कानून नाम दिया था। ठीक वैसे ही अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कुछ ट्रक ड्राइवरों पर एक नया कानून पारित किया गया जिसको हिट एंड रन के नाम से जाना जाता है। हिट एंड रन का जो प्रावधान है उसमें आपने सुना होगा और जाना होगा कि अगर कोई भी ट्रक चालक या फिर वाहन चालक अगर किसी का जो है सड़क दुर्घटना कर देता है और उसके बाद अगर वो उस घायल व्यक्ति को मौके छोड़कर फरार हो जाता है, तो उस दशा में उसको 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए का सजा का प्रावधान है। और वहीं पर अगर वह ट्रक चालक उस घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम करता है तो उस पर 5 साल की सजा का प्रावधान है। हाँ, जिसको सामने आने के बाद ट्रक चालकों ने काला कानून नाम दिया और उसके बाद से पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बन गया। और फिर बाद में ये सांत्वना आई कि जब पूरे देश में हाहाकार का माहौल उत्पन्न हुआ ट्रक ड्राइवरों के द्वारा, उसके बाद से काला कानून वापस करने के लिए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के बीच समझौता हुआ। ये बताया गया कि अब ये कानून वापस लिया जाएगा या फिर जब भी यह कानून लागू होगा तो बीच में समझौता करने के बाद होगा। आपको क्या लगता है कि किसानों की तरह ये कानून वापस होगा या फिर? देखिए, ये काला कानून पे समझौता की तो कोई बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि अभी तक जो ट्रक वाले जो रूल है, अभी तक जो भी घटनाएं घटती थी तो उसका जो क्लेम बनता था इंश्योरेंस बीमा कंपनियां देती थी और वो ट्रक मालिकों के ऊपर जाता था। जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ तो ड्राइवर अपनी जमानत कराता था, ट्रक मालिक के खिलाफ क्लेम होता था और क्लेम जो इंश्योरेंस बीमाएँ हैं वहाँ वो देते थे। अगर हमारे दुर्भाग्यपूर्वक हमारी गाड़ियों में इंश्योरेंस नहीं है तो उस ट्रक मालिक को देना पड़ता था। ठीक है, वो तक तो समझ में आता है, क्योंकि अगर एक ट्रक खरीदने की औकात रखता है, 10-40 लाख की संपत्ति रखने की औकात रखता है तो 10-5 लाख रुपए भी व्यवस्था कर सकता है। लेकिन हम इस गरीब प्राणी से जो लेबर है, क्योंकि एक जो ड्राइवर है वो मजदूर है, वो 300 रुपये 400 रुपये के पर डे के हिसाब से वो मजदूरी करता है और उसी के अकॉर्डिंग उसके पूरा परिवार चलता है। अगर उससे ये बात कर दिया जाए कि तुमसे एक्सीडेंट के दौरान कोई मर गया, तुम्हें इतना भरना पड़ा, तो बेचारा कहाँ देगा? अगर वो उसके पास पैसे ही होता तो वो बिजनेस नहीं करता, वो अच्छी अच्छी जगहों पे ना जाता, वो मजदूरी क्यों करता?
तो एक मजदूर के साथ पूरी तरह से ये अत्याचार है सरकार के, लोकतंत्र की हत्या है और ये हत्या नहीं होनी चाहिए। हमारा पूरा संगठन इसके साथ खड़ा है, मजदूरों के साथ सहयोग में खड़ा है। वहीं पर अभी सुनने में आ रहा है कि एक बार फिर से जो है ट्रक चालक सड़कों पर उतरने वाले हैं और ऐसा माना जा रहा है कि एक बार फिर से जो है पूरे देश में हाहाकार का माहौल उत्पन्न करेंगे, जिसमें वो गाड़ी चलाना बंद कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बन जाएगा। तो क्या अब इनको ऐसा करना चाहिए या फिर जैसे कि केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला जी और अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के बीच समझौता हुआ है तो उस पर इनको अभी धैर्य बना के रखना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ की जो सरकार है ये अगर बातों पे खड़ी रहे तो देश का कल्याण हो जाए, ये बातों पे नहीं खड़ी होती, ये ऐसे ही कोई चीज़ नहीं देती है, लड़ना पड़ता है। किसानों के लिए भी तो यही बोली थी, लेकिन इसकी बात कितनी सही हुई, यहाँ तक गिर गई कि ये अपने मंत्रियों के बच्चों से किसानों पे गाड़ी चढ़वाने लगी कि किसान ही चले मर जाएंगे तो लड़ेगा ही कोई नहीं, कानून वापस। तो भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हैं, ये जो तरह के काले कानून बनाते हैं, ये जल्दी ख़त्म करने के लिए नहीं बनाते हैं। इसको जब तक हम लड़ते नहीं हैं तब तक पूर्ण रूप से ख़त्म करने की इनकी इच्छा नहीं होती है। तो यहाँ पर जो हमारे ड्राइवर भाई कर रहे हैं वो उनकी जायज़ है मांगे, वो उनका लड़ना जायज़ है। अब आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय किसान यूनियन क्या सोचता है? देखिए, भारतीय किसान यूनियन भानु की जो मांग है वो किसान आयोग गठन हो। सबसे पहला मांग है किसान आयोग का गठन, किसान आयोग गठन हो, पुरानी पेंशन बहाल हो। अगर पुरानी पेंशन बहाली नहीं करते हैं तो जो सांसद विधायक एक बार में बन जाते हैं, 1.5-2 लाख रुपए सांसद अपना वो पेंशन लेते हैं, उनका पेंशन रद्द हो। हमारी भाइयों की मांग है कि उनकी भी पेंशन रद्द हो और अगर हमारा सैनिक कोई ड्यूटी पीरियड में मरता है तो उसकी फैमिली को कम से कम 3 करोड़ रुपए दे, ताकि उसकी फैमिली के जज्बा बना रहे, वो दिन रात संघर्ष करते रहें। तो इस तरह से कई तमाम मांगे हैं। अगर ये मांग हमारी पूरी करते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। अगर ये मांग नहीं पूरी करते हैं तो हम सरकार के खिलाफ चलेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 जी। चलिए ठीक है। तो बता दें कि आज हम प्रयागराज में मौजूद थे, जहां पर बता दें कि हमारे साथ कुछ भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी थे, जिससे हमने बातचीत की और साथ ही परिचर्चा की कि जिस तरह से एक बार किसानों पर काला कानून लाया गया था और उसके बाद किसानों ने जमकर विरोध किया था और उसके बाद से ट्रक ड्राइवरों पर लाए गए काले कानून को लेकर भी बातचीत हुई। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है कमेंट के रूप में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।